अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम रिएक्शन काइनेटिक्स है, इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम देखेंगे। और इसमें यहाँ आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो एक हमारे पास टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के अंदर एक स्टूडेंट है, उसने एक रिएक्शन किया तो उस रिएक्शन की हेल्प से जो उसने वहां से डाटा कलेक्ट किया वो यहाँ दिया हुआ है। अब क्या डाटा दिया हुआ, उसने क्या रिएक्शन किया, तो पहले उसने एक बुक वाले ने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन सपोज करके ये डाटा लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ने इस तरह से रिएक्शन करवाया। अब रिएक्शन क्या किया कि हमारे पास उस स्टूडेंट ने ए रिएक्टेंट लिया, एक दूसरा बी रिएक्टेंट लिया, इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो और उससे प्रोडक्ट सी बनाया। अब जैसे जैसे रिएक्शन करवाया हम लोगों ने या उस स्टूडेंट ने रिएक्शन किया तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कितने टाइम बाद वो कंसंट्रेशन चेक करता रहा, ये सारा उस स्टूडेंट का जो एक्सपेरिमेंट था उसका डाटा यहाँ लिखा गया। अब ये डाटा क्या कहता है, जैसे यहाँ देखो एक कॉलम में हमारे पास टाइम दिया गया है, वो कितने टाइम बाद कंसंट्रेशन ऑफ सी चेक करता रहा। ये मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सी, जो ये है हमारे पास कॉलम, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सी है। जब टाइम 0 था तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सी वो भी 0 थी, अभी तक अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ सी नहीं बनेगी। उसने फिर 20 मिनट बाद रिएक्शन को दोबारा चेक किया जिसमें उसने सी की कंसंट्रेशन फाइंड की। अब ये डिफरेंट मेथड्स हैं किस तरीके से आप जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो, केमिकल और फिजिकल मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन खैर हमारे पास ये डाटा है, 20 मिनट के बाद सी की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई, 15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बढ़ गई। फिर उसने 40 मिनट के बाद देखा, तब 15 से ये 21 तक कंसंट्रेशन सी की पहुंच गई मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। आफ्टर 60 मिनट्स, 1 घंटे के बाद उसने देखा कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 23 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से 80 मिनट के बाद उसने देखा ये कंसंट्रेशन 25 है और 100 के बाद भी 25 है। अब ये दो वैल्यूज को भी आप स्पेशल ऑब्जर्व करना, इसमें चेंज यहां चेंज नहीं है लेकिन यहां चेंज है, मींस के टाइम गुजर गया है, 20 सेकंड और गुजर गया लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। अब इसी डाटा की हेल्प से ना यहाँ एक ग्राफ बनाया गया आपकी बुक में, और इस ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। 2 ग्राफ बनाए हुए, मैंने एक बनाया क्योंकि जो एक ग्राफ पहले वाला बना हुआ है उसी के ऊपर आपने यहाँ चेंज ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से चेंज आया। अब देखो ना आप, मैंने ये 5 डॉट लगाए हुए हैं। 5 डॉट कौन से, ये 1 2 3 4 5 इन वैल्यूज के लिए डॉट लगाए हैं। इसके लिए तो आपको पता है कि ये डॉट अगर लगाना भी चाहोगे तो यहां 0 पे लगेगा, तो यहां पहला डॉट, यहां दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 डॉट है वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप नोट करो तो फिर सबसे पहले देखो टाइम कितना गुजरा है, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद कंसंट्रेशन कितनी थी, 15। तो ये टाइम है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन। तो 20 मिनट के बाद यहां देखो ये 20 मिनट है, जब आप ग्राफ को एक्सटेंड करोगे ना तो ये पॉइंट वो आएगा जहां पे 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कितनी है, 15। अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये 15 कंसंट्रेशन बन रही है। तो ये वाली वैल्यू यहां से मैंने पिक करके मैंने ये डॉट बना दिया कि इतना टाइम गुजरा और इतनी कंसंट्रेशन थी। जब 40 मिनट्स गुजरे, ये 40 मिनट्स हैं, 40 पे जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो 40 पे कितनी कंसंट्रेशन है, 21। तो ये देखो मैंने इसको ग्राफ को मैं यहां एक्सटेंड करूं ना तो ये तकरीबन ये कंसंट्रेशन बनती है, तो यहां मेरे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से 60 मिनट्स, जब आप 60 मिनट गुजरे या आप ग्राफ अगर इस तरह से एक्सटेंड करो ना तो ये 60 मिनट आपके पास ये आ रहे हैं। तो 60 मिनट के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, 23, ऑलमोस्ट कितनी है, 23। चलो मैं यहां से ड्रा करता हूं, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया लेकिन 23 कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मेरे पास 23 कंसंट्रेशन, उसके बाद 80 मिनट्स के बाद 25 कंसंट्रेशन। ये देखो हमारे पास ये 80 मिनट्स और ये कंसंट्रेशन कितनी है। क्यों मैं कंसंट्रेशन 80 मिनट के बाद 25 कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये ग्राफ यहां आएगा। ये थोड़ा सा नीचे बन गया, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लूं तो ये थोड़ा बेहतर बन जाएगा। मीन्स के सपोज दैट यहां पे आप 25 कंसंट्रेशन सपोज करो, तो अब आप ग्राफ को एक्सटेंड करोगे तो ये प्रॉपर बिल्कुल इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो मेन चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, और अच्छा उसके बाद एक वैल्यू रहेगी, पहले इसको देख लेते हैं।
आफ्टर 100 मिनट्स, जब 100 मिनट्स गुजर गए, कंसंट्रेशन कितनी है, आपने पॉइंट्स पे फोकस करना, ये जो मैंने 4-5 पॉइंट लगाए हैं। अब यहां भी कंसंट्रेशन सेम वही, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो कंसंट्रेशन वही 25 है। ये हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने कहां से लगाए, ये जो वैल्यूज हैं इनकी रिस्पेक्ट से। ये टाइम दिया हुआ है, टाइम एक्स एक्सिस पे, और ये जो दूसरा कॉलम है ये आपको कंसंट्रेशन सी में कितना चेंज आ रहा है वो यहाँ वाई एक्सिस पे दिया गया है। अब यहां से जो चीज ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि हमने पिछले लेक्चर में भी ऐसे देख लिया है कि शुरू के अंदर बड़ी तेजी के साथ कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ग्राफ की हेल्प से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, यहां भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे आप नोट करो 20 मिनट के बाद कितना कंसंट्रेशन चेंज आया, 15। लेकिन जब 20 और मिनट्स गुजर गए, यहां गैप है 20 मिनट्स का, और यहां कंसंट्रेशन में चेंज कितना है, ऑलमोस्ट कुछ 6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का फर्क है। लेकिन अब आप अगर वैल्यू नंबर 3 और 4 को ऑब्जर्व करो तो यहां टाइम कितना है, 40 मिनट के बाद 21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन थी सी की, लेकिन आफ्टर 60 मिनट्स तो ये कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, टोटल कितना 21 से 3 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का यहां चेंज आया। यहां पे 20 मिनट बाद 15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का चेंज। तो मतलब शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा तेज था, स्पीड के साथ रिएक्शन हुआ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बड़ी तेजी से कम हुई और सी की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बड़ी तेजी से बढ़ी। लेकिन जब एंड पे देखोगे 80 मिनट के बाद 25 कंसंट्रेशन थी, 100 मिनट के बाद भी उतनी है। इसका मतलब यहाँ रिएक्शन या तो स्टॉप हो चुका है या इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। और इस यहाँ ग्राफ हमें ये भी बता रहा है कि जब काफी टाइम गुजर जाता है ना, जब रिएक्शन एंड होने वाला होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बहुत स्लो हो जाता है, ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो कि रुक ही जाता है। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तेज होता है। अब इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको ग्रेडियंट, या ये जो आप कह रहे हो ना ऊपर की तरफ कर्व जा रही है, इसको मैं ग्रेडियंट कह सकता हूं। तो मेरे पास जो शुरू में ग्रेडियंट है वो बड़ा तेज है, लेकिन बाद में जब ये पैरेलल हो गया इसका मतलब ग्रेडियंट 0 है। तो यहां मैंने इसको लिखा हुआ भी है, ये आप लोगों ने वैसे पिछले लेक्चर में पढ़ भी लिया हुआ फार्मूला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम गुजर गया। अब ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा मीन चेंज, किस में चेंज है, सी प्रोडक्ट, जो कि मेरे पास प्रोडक्ट था उसकी कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम जो हमने लिया टोटल वो। अच्छा, अब जब ये रेट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हम ना एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक कर्व। तो ये किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब ये मैंने अपनी मर्जी से की है। अब बुक वाले ने एक एग्जांपल हमें दी है कि 20 मिनट्स के बाद क्या रेट होगा, तो इसलिए ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ये कितने मिनट के लिए किया है, 20 मिनट्स। ये इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे ना तो ये 20 मिनट्स पे, तो 20 पे भी आप फाइंड कर सकते हो। कोई स्टूडेंट चाहे तो 40 मिनट पे कर सकता है, कोई और चाहे तो 60 पे, 80 पे, 100 पे भी कर सकता है। लेकिन मैं बुक को फॉलो कर रहा हूं, इसलिए बुक वाले ने 20 पे फाइंड की है। क्या चीज बोला, ये रेट ऑफ रिएक्शन। तो 20 पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये आपकी मर्जी है, इसको यहां तक एक्सटेंड करो, यहां तक एक्सटेंड करो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। जितना ग्राफ दिया गया उस ग्राफ के अंदर है कि आप उसको यहां तक एक्सटेंड कर सकते हो, बजाय यहां, जैसे मैं यहां तक गया हूं ना, मैं बुक को फॉलो कर रहा हूं इसलिए मैं यहां तक गया हूं। लेकिन अगर कोई चाहे तो यहां तक भी टेंजेंट को ड्रा कर सकता है, यहां तक कर सकता है, यहां तक कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इस पॉइंट को, ये जो एक पॉइंट था उसको एक जगह से कट करना चाहिए। अब अगर आप देखो वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यहां तक है 25, मैंने ये यहां तक ड्रा किया। बुक के अकॉर्डिंग ये कंसंट्रेशन बनती है 27। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये ऑलमोस्ट कहां बनेगी, 25, 26 और 27 कंसंट्रेशन। तो ये वैल्यू मैंने कहां से लिखी है, कि जहां तक ये मैंने टेंजेंट ड्रा किया। जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो नीचे ये कहां तक एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट बुक के अकॉर्डिंग ये 3 पे एंड हो रहा है। वैसे ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा जहर सी बात है, जब आप ग्राफ इस तरह ग्राफ पेपर पे ड्रा नहीं करते तो थोड़ा सा एरर आ जाता है। लेकिन ये सपोज करना आपने कि कहां पे एंड हो रहा है ग्राफ मेरा 3 पे, तो यहां कहां पे था 27 माइनस 3, ये मैंने माइनस कर दी, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो इसका डिफरेंस ले लेना, जो कि आ गया मेरे पास 24। तो ये मेरे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सी, जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया वो कितना है, 24। इसको मैं कहां लिखूंगा, डेल्टा सी की जगह 27 माइनस 3
वो जो भी आंसर आता है 24 आता है, तो आपकी बुक में डायरेक्ट 24 लिखा हुआ है। तो ये कहां से वैल्यू आई 24, 27 -3 इस ग्राफ की हेल्प से। यहां 27 और -3 ये मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन। अब टाइम को देखो, यहां टाइम कितना है, अगर इस ग्राफ में एक्सटेंड करूं तो ये 40 मिनट्स है। 40 -0, क्योंकि ये ग्राफ कहां पे है, 0 के बिल्कुल सामने है। तो 40 - 0 ये मेरे पास आ गया चेंज इन टाइम। अब यहां टाइम आपको दिया हुआ है मिनट के अंदर, लेकिन जो आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हो वो सेकंड्स के अंदर करते हो, इसलिए मैंने 40 - 0 किया, 40 आ गया। 40 को 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये 40 मिनट्स को मैंने सेकंड्स के अंदर चेंज कर लिया। तो 27 - 3 24 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 60, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन या ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने बताया कि ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, किस स्पीड के साथ जा रहा है, इसको मैं ग्रेडियंट भी कह सकता हूं, या जिसको आप अक्सर कहते हैं ना चढ़ाई। ये सिर्फ हमारे पास ग्रेडियंट क्या है, कोई ऐसा पाथ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो ग्रेडियंट 0, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे उठा लूं तो मेरे पास ग्रेडियंट थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा और बढ़ गया। ऐसे जितना मैं ऊपर करता जाऊंगा ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, लेकिन मेन हमारा फोकस किस पे है, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, 0.01, लेकिन ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, एट 20 मिनट। कितने मिनट के बाद, 20 मिनट्स के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अब अगर आप टाइम चेंज करोगे तो आपका आंसर यहां चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट करता है, जैसे यहां हमने किया 20 मिनट्स के बाद, और कोई स्टूडेंट 30 मिनट्स पे करता है, तो 30 मिनट पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज आएगा। इवन आपने सेम टेंजेंट इसी तरह से ड्रा किया है। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता, जो कि आपको ये स्लोप भी बता रही है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन तेज, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है, और एक टाइम आता है जब कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शन या तो स्टॉप हो चुका है, या अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन था तो इक्विलिब्रियम उसने एस्टेब्लिश कर लिया। ये मेरे पास था जनरल रेट ऑफ रिएक्शन। अब है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था कि जो यहां रेट ऑफ रिएक्शन जनरल किसी भी टाइम आप फाइंड करते हो तो उसमें कंसंट्रेशन में चेंज आप फाइंड करते हो। यहां आपने क्या करना है, जितना टोटल टाइम लिया रिएक्शन ने वो उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन बनी है, प्रोड्यूस हुई है सी की, वो आप कहां रख दोगे, नोमिनेटर के अंदर। तो मेरे पास टोटल कंसंट्रेशन, यहां अगर आप देखो ना, टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, 25। तो 25 को मैं नोमिनेटर में रखूंगा, डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल कितना कंसंट्रेशन में जो चेंज टोटल है वो 25 आया, और टाइम कितना लिया, 100 मिनट्स, तो मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया। सेम यहाँ पे क्योंकि मिनट्स में टाइम है, इसको मैंने सेकंड में चेंज करना है, तो मैं मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पास आंसर जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दूंगा 50 से, तो ये मेरे पास आएगा 0.004166। ऐसे कुछ आंसर आता है तो उसको राउंड ऑफ करके क्या कर सकते हो, 42। अब यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन देखो और यहाँ देखो, ये मेरे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये मेरे पास जनरल रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर एट टाइम 20, मतलब किसी भी टाइम। इसको मैं स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकता हूं, ठीक है, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी टाइम लिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। और ये मैंने कितने टाइम बाद लिया था, 20 मिनट्स पे। और ये कौन सा, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो एवरेज में क्या करना होता है, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो कि मेरे पास 25 है, वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया हुआ है, 100। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन टाइम यहां मिनट्स में दिया हुआ है, आपने इसको पहले सेकंड में चेंज करना है। अब इस पूरी ये जो हमने ग्राफ को अंडरस्टैंड किया, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को देखा, इससे हमारा कंक्लूजन क्या है। तो यहां सबसे पहले उसने ये बात बताई है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है, ये बात मैंने यहां लिखी है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से डाटा आया हुआ, जो किसी स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया वहां से ये डाटा मिला। और वो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वी कैन सी रिएक्शन रेट इज नॉट कांस्टेंट। अब अगर आप देखो तो यहां मैंने पहले डिस्कस किया कि रेट जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, वो शुरू में सी की बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि ये स्लोप किसके लिए है, ये मेरे पास सी के लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सी इंक्रीज हो रही है, तो सी कितनी तेजी के साथ शुरू में बन रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है
तो फॉर्मेशन सी की वो बड़ी कम होना शुरू हो जाती है, या जो सी की कंसंट्रेशन जो बढ़ रही होती है वो इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती। तो ये बात मैंने इस तरह से लिखी है, द अमाउंट ऑफ द सी फॉर्म्ड वेरी क्विकली एंड देन स्लो डाउन। शुरू में स्टार्ट में सी की कंसंट्रेशन बड़ी तेजी के साथ फॉर्म होती है और ऐसा ऐसा वो स्लो हो जाती है। अच्छा, फिर एक और बात लिखी है कि रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज एज रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड, क्योंकि रिएक्टेंट जैसे जैसे कंज्यूम होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाती है। ठीक है। अच्छा, और एक और बात ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन चेक करता है आफ्टर 20 मिनट्स, हो उसका आंसर कुछ और आएगा। अगर कोई 30 पे करता है तो उसका आंसर कुछ और आएगा। नॉर्मली क्या होगा कि शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा है, जैसे मेरे पास 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना, या 20 मिनट्स के बाद अगर कोई बच्चा 40 मिनट्स पे करेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम आएगा, और जो 60 पे करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन और कम आएगा। मैं इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है। और अगर कोई 80 पे करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन और कम आता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। और ये दूसरी बात जो मैंने बताई कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरह का मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को वो ये मेरे ख्याल में आ सकता है, जो मैंने यहाँ बताया कि यहाँ हम टेंजेंट ड्रा करेंगे किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट आप खुद से ड्रा करोगे, और जो टेंजेंट जहां तक आप मैक्सिमम जाओगे लेकिन रहना ग्राफ के अंदर है, उस बड़ी वैल्यू में से जहां तक नीचे की तरफ ग्राफ आएगा उसको माइनस कर देना, ये मेरे पास आ जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है। और नीचे एक्स एक्सिस पे आप चेंज इन टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो यहाँ पे चेक करता है, इस पॉइंट पे सपोज दैट यहाँ पे चेक करता है, तो यहाँ इसको ग्राफ नीचे एक्सटेंड करोगे, ये 50 मिनट्स आ रहे हैं, टाइम 50 आ गया, 50 माइनस 0, ये डिनोमिनेटर में आप ये लिखोगे 50 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में आ जाएगा, और इसी को जब आगे एक्सटेंड करोगे तो ये ऑलमोस्ट कोई आ रहा है 23 के लगभग कंसंट्रेशन। तो सॉरी, यहाँ टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट ड्रा करके जो फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपका एक पॉइंट आया, तो ये इसको आप एक्सटेंड करके लेके आओगे यहाँ तक, ये फॉर एग्जांपल 30 है तो 30 माइनस, जब आप ग्राफ को नीचे यहाँ तक एक्सटेंड करोगे सपोज दैट यहाँ तक किया, तो फिर यहाँ आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है, और यहां आपने देख लेना कि कितनी कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन 30 में से ये कंसंट्रेशन माइनस कर दोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आप कहीं भी टेंजेंट ड्रा करके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का सेम यही फॉर्मूला है कि टोटल कंसंट्रेशन में चेंज माइनस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना भी आपने टोटल टाइम लिया, तो इससे आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा।